हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चर। आज हम लोग क्लास 10 गणित में जो वास्तविक संख्याएं चैप्टर में प्रश्नावली 1.2 को देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 को पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पहले उसको पढ़ना, फिर आप लोग प्रश्नावली 1.2 को पढ़ना। तो इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपके पास ऐसे एनसीईआरटी में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला 140, दूसरा वो दिया है 156, तीसरा दिया हुआ है आपका 3825, ठीक है, एंड चौथा दिया हुआ है 5005, एंड पांचवा दिया हुआ है 7400 आपका 29। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न सबसे पहले हम लोग देखेंगे। सबसे पहला वाला प्रश्न जो कि लिखा हुआ है 140। ठीक है, 140 को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। देखो ये बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले यहां आप लोग हल को समझ लीजिए। एंड हल देखो, आपका अभाज्य गुणनखंड 2 रूप से निकाला जाता है, लेकिन सबसे पहले आप ऐसा करो कि आप बगल में, ठीक है, इस टाइप से ज्ञात कर लो 140 का। ठीक है, 140 का आप ज्ञात कर लो तो यहां 2 से कट करोगे तो यहां आपका हो जाएगा 70। ठीक है, अगर यहां आपका 0 है तो आपसे 2 से कट जाएगा। ठीक है, एंड अगर आपका सम संख्या है तो भी यहां फिर 2 से विभाजित करोगे तो आपका हो जाएगा 35। अब आपका ये किससे कटेगा? 5 से कटेगा। ठीक है, तो यहां आपका 7 5 जा 35। अब यहां आपका 7 से कटेगा और यहां आपका लास्ट में जैसे ही 1 आ जाए आपका हो गया। अब आप लोग इसको क्या करना कि इस टाइप से आपने ज्ञात कर लिया। अब इसको आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो हल, अब देखो यहां 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो बराबर होगा 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। देखो अगर 2 मतलब 2 यहां कितना है? 2 बार है, तो अगर 2 बार है तो 2 का स्क्वायर लगा दो। अगर 3 बार होता तो 2 का 3 बार लगाते। ठीक है, अब यहां आपका इंटू 5 है, इंटू 7 है, और यही हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ गया? ये पहला नंबर क्वेश्चन है, काफी आसान है। फिर हम लोग एनसीईआरटी का दूसरा नंबर, पहले का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरे वाले में आपसे क्या पूछ रहा है? 156 का। ठीक है, दूसरे में आपसे पूछ रहा है 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो दूसरे में अगर 156 का पूछ रहा है तो बगल में सबसे पहले आप ऐसे निकाल लिया करो, क्योंकि ये आपका आसान हो जाता है। ठीक है, 156 का तो यहां आप 2 से कट करोगे तो कितना हो जाएगा? आपका 7 बार जाएगा 8 बार। ठीक है, फिर आप 2 से कट करोगे तो यहाँ 3 बार जाएगा, एंड ये आपका 9 बार जाएगा। ठीक है, फिर अब आप इसका 3 से कट हो जाएगा, 3 से कट करोगे तो यहाँ 13 हो जाएगा। अब फिर आप लोग इसको डायरेक्ट 13 से कट करना तो ये आपका 1 हो जाएगा। अब हल तो वही है, क्योंकि आप लोगों को जब बगल में मैं अभाज्य गुणनखंड निकलवा देता हूं, अभाज्य गुणन का मतलब है कि ऐसे लिखना है। ठीक है, जैसे 156 का आपका क्या निकल के आया? 156 का आप लोगों का निकल कर आया 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर 2 बार है तो यहाँ आप 2 का स्क्वायर लगा देना, इंटू 3 एक बार है तो एक बार, और यहाँ 13 एक बार है तो एक बार। ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आंसर समझ में आ रहा है ना? अब तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है 3825 का। तीसरे में हमें निकालना है 3825 का। देखो जितना बड़ी संख्याएं रहेंगी उतना ज्यादा थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग याद रखना, थोड़ा थोड़ा अगर आपको थोड़ा सा मैथ को अच्छे से पढ़ रहे हो तो आसान लगेगा। देखो यहाँ अगर 5 लास्ट में आ गया तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, एंड इसको काउंट कर लो। देखो आपका 8 और 3 11, 11 2 आपका देखो 8, एंड 3 11, 11 एंड 2 13, 13 और 5 18। तो 18 3 से डिवाइड है ना, तो 3 से अगर डिवाइड है तो 3 से कट जाएगा। तो यहाँ 3 आपका 1 बार जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा, ये 5 बार। ठीक है, बस ये आपका हो गया 12 एंड 75। ठीक है, फिर आप लोगों का ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां आपका 4 आएगा एंड 425 आएगा। फिर आप लोग इसे 5 से डिवाइड करना। आप 3 से नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ आपका 5 2 7 7 4 11, 11 से नहीं, 11 नहीं डिवाइड होगा, तो यहाँ 85 हो जाएगा, यानी कि 85। फिर आपका 5 से जाएगा तो आपका 17 25 75। फिर आप लोगों का 17 से ही जाएगा, क्योंकि ये खुद से कटेगा। ठीक है, अब इतना आ गया। अब देखो यहाँ आपको एक लास्ट में मिल गया ना। अब आप लोग यहाँ लिख देना हल। देखो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं कि
कि आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि मतलब छोड़ गया हो बोर्ड एग्जाम में, सब चीज आपको करके आना है। यहाँ आपका 38 25 बराबर है, इसका आवाज गुणनखंड होगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। देखो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसके बराबर हो जाएगा, इसीलिए मैं बराबर इसके लिख रहा हूं। अब इसको आप लिख सकते हो 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 17। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आया। 3 क्वेश्चन आप लोगों को पहले का समझ में आ गया। अब हमारे पास और सारे क्वेश्चन हैं, फिर हम लोग यहां देखने वाले हैं इसका। ठीक है, आपका 4 नंबर क्वेश्चन का। तो 4 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 वाले नंबर में क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपका 5005 है, तो इसको यहां हम लोग ज्ञात करते हैं। देखो यहां आपका 5005 है, ये किससे डिवाइड होगा, देखो 5 है लास्ट में तो आपका 5 से डिवाइड ही हो जाएगा। तो ये आपका 5005 है, तो यहां आपका 5 से डिवाइड होगा, 1001 हो जाएगा, 1001 हो जाएगा। अब ये किससे डिवाइड होगा, अब ये 7 से डिवाइड होगा। जब 7 से करोगे तो 7 का एक बार जाएगा, फिर यहाँ आपका 28 हो जाएगा, फिर यहाँ 7 तक 21 हो जाएगा। ठीक है, अब 143 हो गया। अब ये 11 से ही कटेगा। ठीक है, 11 से, क्योंकि ये 11 से इसलिए कटेगा क्योंकि 13 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 143 आ जाएगा। अब यहाँ 13 एकम 13। ठीक है, यानी कि अब आप लोगों का यहाँ हल समझ लो। देखो मैं आपको पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, जितना भी एक्सरसाइज 1.2 में है सारा क्वेश्चन। तो यहाँ आपका 5005 का जो होगा इसमें कोई फैक्टर नहीं बनना है, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, मतलब एक जैसा कोई नहीं है ना, मतलब कि मतलब स्क्वायर किया जाए, तो इसीलिए आपका यही हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सारे क्वेश्चंस। तो अब हम लोग देखेंगे लास्ट, पहले का लास्ट वाला क्वेश्चन 5वां नंबर लिखा हुआ है 7429, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो बगल में सबसे पहले आप ऐसे अभाज्य गुणनखंड कर लिया करो, आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, जैसा मैं आप लोगों को कर रहा हूं बगल में, इधर आप लोग सबसे पहले ले लो, फिर जितनी संख्याओं से कट रहा है जब तक आपका 1 ना आ जाए तब तक आप काटते हुए चले जाओ। तो यहां आप सबसे पहले ये डायरेक्ट 17 से ही कटेगा, क्योंकि ये आपका और किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, थोड़ा सा जो हार्ड है उसको आप थोड़ा सा रिवीजन करते रहना। ठीक है, 19 से आप काट दो, ये आपका 23 हो जाएगा। अब डायरेक्ट 23 से कटेगा। अब यहाँ 1 हो गया, इसमें भी कोई फैक्टर नहीं बनना है। अब यहाँ भी आप हल में कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हल में आप लिख देना, जैसे आपका 7429 है, ये बराबर हो जाएगा 17 इंटू 19 गुणे आपका 23, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपका सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये हमारा है पहले का, मतलब जितने भी क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन था, 5 मैंने आपको बता दिया, 5 तक समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ रहा है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के आपका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब आपका इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ठीक है, आपका पहली संख्या दी हुई है 26 और 91, दूसरा दिया हुआ है 510 और 92, तीसरा दिया हुआ है 336 और 54। ठीक है, तो एक एक को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ 26 और आप लोगों का क्या है 91। सबसे पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करोगे। ठीक है, इसको ज्ञात करने के बाद फिर आप लोगों को जांच भी करना है। तो सबसे पहले इधर आप लोग छोटा सा निकाल लो इसका अभाज्य गुणनखंड, ताकि हमें आसानी हो। तो वो 26 जो है इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब 13 को आप एक बार ले जाना, क्योंकि ये आपका कट जाएगा। ठीक है, 1 के बराबर हो जाएगा। फिर आपका 91 आता है। 91 जो है वो आप लोगों का डायरेक्ट 7 से कटेगा, क्योंकि 7 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 91 हो जाएगा। और यहां फिर आपका 13 आ जाएगा तो यहां 1 हो जाएगा। अब हम लोग यहां लिख देंगे, जैसे आप लोगों का यहां 26 है, 26 इक्वल टू इसका अभाज्य गुणन क्या होता है, यहां हल लिख देना ताकि ज्यादा अच्छा रहे हल। ठीक है, 20 से यानी 26 का क्या आया है 2 इंटू 13, और यहाँ 91 का क्या आया है 7 इंटू 13। देखो इसमें आसान सबसे ज्यादा है। देखो अब आप लोग यहां समझो, जैसे आप लोगों का है, आप लोगों का जो मतलब मान लो 26 है, 26 और 91। ठीक है, 91 का हम लोग सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ, देखो एचसीएफ बहुत आसान होता है।
अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, लाइक जिसमें अगर आपको HCF ज्ञात करना है तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में जो चीज कॉमन हो। अब इसमें आप बताओ कि जो आपका 26 और 91 में दोनों में क्या दिख रहा है, आपका 13 दिख रहा है ना, ये जो आपका ये देखो ये 13 दोनों में है, तो दोनों में अगर है तो दिस इज HCF। तो यहां आप लोग 13 लिख देना, ये हमारा क्या है HCF, ठीक है। अब एलसीएम कैसे ज्ञात करोगे, देखो यहां ही आप सारा समझ लो कि दूसरे क्वेश्चन से आपको कोई दिक्कत ना हो। 91 का क्या है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम क्या है कि जैसे आपका यहाँ 2 है, जैसे 2 का कोई मतलब दोनों में नहीं है तो एक बार आप 2 लिख देना, फिर आप लोगों का 7 है 7 लिख देना, ठीक है। 2 and 7, देखो 2 and 7। अब अगर जो चीज दोनों में कॉमन है उसे एक बार लिखना है। मेरे कहने का मतलब है कि इसमें दोनों में 13 है ना, तो इसमें दोनों में जो चीज कॉमन है जो HCF है उसको एक बार लिखना है, ठीक है। मतलब इसमें दोनों में 13 है तो यहाँ 13 एक बार लिखना है। तो अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ आपका 14 में 13 से मल्टीप्लाई होगा 182। बस ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया एलसीएम, ठीक है। क्या हो गया एलसीएम। अब जो हमारा HCF है और एलसीएम वो दोनों तो आ गया, ठीक है। अब हम जांच करेंगे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है HCF इंटू एलसीएम के। तो यहां आप लोग हेडिंग डाल देना जांच, ठीक है। अब जांच में क्या करना है आप लोगों को पता होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ये ध्यान से समझना, ठीक है। देखो हम लोग जांच में क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, सबसे पहले आप क्या करना कि दोनों संख्याओं का गुणनफल देख लेना। मतलब हमें ये ज्ञात करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 26 है, ठीक है, इंटू 91 है। अब इनका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां आपका ये आपका 6 हो जाएगा एंड ये आपका 18 एंड ये आपका हो जाएगा 2366, ठीक है 2366। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे HCF इंटू एलसीएम कर लेंगे, HCF इंटू एलसीएम। और अगर इतना ही आएगा यानी कि हमारा 13 है और इंटू हमारा 182 है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 यानी कि ये भी इतना ही आएगा, ठीक है 2366। तो मतलब दोनों बराबर है ना, मतलब हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF इंटू एलसीएम दोनों बराबर है। तो मतलब हम यहां लिख सकते हैं अतः दो संख्याओं या दोनों कुछ भी लिख सकते हो, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो बराबर है HCF इंटू एलसीएम के, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो ये बराबर है आपका दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 2366 और इनका HCF इंटू एलसीएम कितना है 2366। तो यही हमारा आंसर हो गया ना, जांच भी हो गया। तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफी ज्यादा आसान भी है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 510 और 92 का। तो आप लोग हेडिंग डाल दो दूसरा, और दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है 510 और 92, ठीक है 510 और 92। अब हम लोग सबसे पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इधर 510 का, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 255 हो जाएगा। अब ये तो 2 से मल्टीप्लाई होगा नहीं 3 से हो जाएगा, क्योंकि 5 10 2 12, हाँ 3 से हो जाएगा, तो ये आपका 85 हो जाएगा। फिर आप लोग इसको 3 से करोगे नहीं होगा, 5 से करोगे तो ये आपका 17 हो जाएगा, 17 × 85। फिर आप लोग इसको 17 से काटोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर साइड में आप 92 का देख लो, देखो मैं आपको सारा आपके साथ ही समझा रहा हूं। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई, देखो लास्ट में 2 है तो 2 से कट ही जाएगा, तो ये 46 हो गया। अभी भी ये 2 से कटेगा तो ये 23 हो गया। अब आप लोगों का ये किससे कटेगा 23 से डायरेक्ट, तो ये आपका 1 हो गया। अब यहां आप लोगों को हल डाल देना है और आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड दोनों का मिल गया ना। देखो हल में समझ लो, देखो 510 का हमारा क्या मिला है, वो मिला है आप लोग देख लो 510 का हमारा मिला है 2 × 3 × 5 × 17 या 17, और 92 का मिला है हमारा 2 × 2 × 23। यानी कि अब आप लोग यहां समझो, इसको हम
2 की स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इंटू 23 भी लिख सकते हैं। अब HCF तो एलसीएम यहाँ आसान है। देखो जो हमारा HCF होगा, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, यानी कि 510 और कॉमा 92 का हमारा HCF क्या होगा। देखो इसमें क्या कॉमन है, देखो यहाँ 2 जो है ना, इसमें भी 2 है ये, ठीक है, और इसमें भी 2 है, और तो कोई सेम है नहीं। देखो यहाँ 2 और है नहीं, तो इसलिए हमारा जो HCF हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। अब हमें ज्ञात करना है एलसीएम। एलसीएम जो है ना, बस बहुत आसान है एलसीएम भी। एलसीएम में आपको क्या करना है, एलसीएम में आप लोगों को क्या करना है, बहुत आसान। देखो एलसीएम में आप इस चीज को एक बार लिखोगे, मतलब यहाँ आप देखो यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 2 है, तो इसमें आपका एक तो समझ लो ये निकल गया, मतलब इसमें बाहर, तो इसको आप एक बार लिखना। अब जो बचा है उसको लिख लो। जैसे हमारा बचा है 2 का स्क्वायर कर लो, देखो एक 2 ये है और एक 2 इस फैक्टर में से लेना है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इंटू हमारा 3 बचा है, ये 3, फिर आपका 5 बचा है, फिर आपका 17 यानी कि 17 बचा है, फिर आपका 23 बचा है। अब इसका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 23,460। तो यहां हमें क्या मिल गया, ये हमारा HCF और LCM मिल गया। अब हमें केवल जांच करना है। जांच करने के लिए कुछ है नहीं, आप लोग अपना मतलब गुणा कर लेना बस। देखो जांच में क्या करना है कि मतलब जो दोनों संख्याओं का जांच देख लो, काफी आसान है, लेकिन अगर आप लोगों को मैं पूरा समझा रहा हूं तो सब कुछ समझ लो। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF इंटू LCM के। अब 2 संख्याएं आपकी कौन कौन सी हैं, दोनों संख्याएं आपका 510 है और इंटू आपका 92 है, और हमारा HCF क्या है, HCF और LCM, HCF हमारा 2 है और LCM हमारा है 23 एंड 460। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यह हो जाएगा 46 और 920, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी ऐसे ही आएगा, उतना ही आएगा 46,920। बस यही हमारा सिद्ध हो गया, बराबर है ना। देखो ये समझना कि कोई भी अगर 2 संख्याएं हैं उनका गुणा करोगे तो LCM इंटू HCF के बराबर ही होगा, क्योंकि यहाँ आपको फॉर्मूला में ही बताया जा रहा है कि हमारा जो 2 संख्याओं का गुणनफल होता है वो HCF इंटू LCM के बराबर होता है। अगर आप गुणा करके देखोगे तो बराबर ही रहेगा। अब हम लोग समझेंगे इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो भी समझ लो। आपका पूछ रहा है 336 और 54 का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 336 और 54 का, तो यहाँ तीसरा नंबर हम लोग देख लेते हैं, 336 और 54। बस अब आप लोग साइड में देख लो, जो मैं आपको बता रहा हूं अभाज्य गुणनखंड कर लिया करो, ये आसान होता है, ठीक है। डायरेक्ट लिखना हार्ड है, क्योंकि यहां आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब भाग दोगे तो 168 आएगा, ठीक है। फिर आप लोग 2 से करोगे तो ये आपका 84 आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका 8 है। फिर यहाँ 2 से करोगे तो यहाँ आपका 42 आएगा। फिर आप लोग देखो काफी बड़ा है, 2 से करोगे तो ये 21 आ जाएगा। फिर आप लोग इसको 3 से करना तो ये आपका 7 आ जाएगा। अब इसको आप 7 से कर लेना, लास्ट में 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब आप लोग यहां देखो 54 का, इसको 2 से करोगे तो 27 हो जाएगा, 3 से करोगे तो 9 हो जाएगा, और फिर से 3 से करोगे तो 3 हो जाएगा। फिर से आपको 3 से ही करना है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इधर आपको समझ में आ गया। अब आप लोग इधर मैं वो लिख देता हूं हल में। देखो एक है आपका 336 बराबर, इसका अभाज्य गुणनखंड है आपका 1 2 3 4 है ना, तो 2 की घात 4 लिख सकते हो, ठीक है। इंटू 3 आपका 1 ही है तो 3 की घात 1 यानी कि कुछ नहीं है, और 7 1 है तो 7 की घात 1 लिख दो। ज्यादा लॉन्ग नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको ये आसान तरीका बता। 54 का क्या होगा, 3 आपका मतलब 2 है, 1 ही है, तो 2 अगर 1 है तो फिर क्या दिक्कत है, आप 2 को एक बार लिख लो, इंटू 1 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 3 आपका 3 बार है, देखो ये 3 बार है तो 3 की घात 3 कर लो, ठीक है। अब यहां आप लोगों का जो HCF होगा, मतलब HCF किसका, 336 एंड 54 का,
वो बराबर कितना होगा, देखो इसमें कॉमन क्या है दोनों में, यहां तो आपका 2 है ही, एक 2 हो गया कॉमन, एक 2 आपका हो गया दोनों में, देखो एक 2 चला जाएगा, इसमें एक 2 दोनों में कॉमन है मान लो, ठीक है रहेगा। और यहाँ एक 3 कॉमन, देखो एक 3 यहाँ, एक 3 यहां से ले लो तो 3 कॉमन है, यानी कि यहाँ आपका मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया HCF। अब एलसीएम की बात किया जाएगा, एलसीएम 336 और 54 का कितना होगा। अब एलसीएम तो निकालना आसान ही है, देखो एक इसमें से एक ले लो, मतलब देखो यहां आपका 2 की घात 3 है और इसमें से एक लेना है, यानी कि 4 हो गया, 2 की घात 4 हो गया, इंटू आपका 3 की घात 3 रहेगा। देखो आप लोगों को यहाँ 3 की घात 3 लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ एक आपका 3 निकल जाएगा, लेकिन फिर भी आपका 4 में से 3 जाएगा, एक बचेगा ना, दोनों में से जो जो बच रहा है, एंड यहाँ आपका फिर 7 लास्ट में बचेगा, ये 7, ठीक है, जो जो बचे उसको मल्टीप्लाई कर लेना। तो यहाँ आपका ये 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 एंड 3 3 27 एंड इंटू 7, अब ये आप लोगों का हो जाएगा 3024, ठीक है, ये आपका हो गया, मतलब HCF और LCM दोनों निकल आया। अब बात आती है केवल जांच का, चलो हम लोग जांच भी कर लेते हैं। जांच में कुछ नहीं है, दोनों संख्याओं का जो वो है गुणनफल और बराबर ही आएगा, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है तो बराबर ही आएगा, ये याद रखना। अगर बराबर आता है तभी समझना क्वेश्चन सही है, वरना समझ लेना गलत है, ठीक है। का गुणनफल बराबर है HCF इंटू LCM के, तो देख लो क्या दिक्कत है। देखो यहां आप लोगों का है, मतलब दोनों संख्याएं जो हमारी हैं वो कौन कौन सी हैं, एक है 336 और एक है हमारा 54, और बराबर होगा हमारा LCM कितना है 6 है, HCF 6 है और LCM है 3024। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो आपका हो जाएगा 18144, ठीक है, और ये भी आपका उतना ही आएगा आंसर, ठीक है। बस सिद्ध हो गया ना, प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया बस। तो ये आप लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन में यही 3 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, और तीनों क्वेश्चन मैंने दूसरे नंबर क्वेश्चन में करा दिया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हमारा आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये भी देख लो। देखो मैं सारा क्वेश्चन कराऊंगा और सारा क्वेश्चन समझ के जाना, यहां से बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं। लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ आपका तीन चीजें हैं, अभी तक आपको 2 चीजें मिल रही थी, 26, 91, 510 और 92। अब यहाँ आया 12, 15 और 21 पहला है, दूसरा 17, 23 और 29, और तीसरा है 8, 9 और 25 का। तो ये भी बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले हम लोग तीनों का निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड, तो मैं एक साथ देखो, सबसे पहले मैं पहले का ले रहा हूं, पहला नंबर क्वेश्चन, और ये हमारा है 12, 15 और 21 का, ठीक है। चलो हम आपके सामने ही इसको निकालते हैं। देखो सबसे पहले मैं ऐसे निकालूंगा, देखो मैं इधर बगल में निकाल देता हूं, ठीक है। देखो यहां एक एक का, सबसे पहले हम लोग 12 का लेंगे, फिर 15 का लेंगे, फिर 21 का लेंगे, ठीक है। देखो अब एक एक को देखो, यहाँ 2 से ये कट जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, फिर ये 2 से कट जाएगा, 3 आ जाएगा, अब 3 से 1 आ जाएगा, जैसे 1 आ जाए आपका हो गया। फिर आपका 3 से कटेगा 5 आ जाएगा, 5 से कटेगा 1 आ जाएगा, ये आपका 3 से कटेगा 7 आ जाएगा, अब 7 से कटेगा 1 आ जाएगा। सभी का अभाज्य गुणनखंड लिख दो। जैसे आपका 12 है, 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 की घात 2 इंटू 3। अब आपका 15 है, यानी कि 15 है, 15 का कितना है 3 इंटू 5, एंड आपका 21 है, 21 का कितना होगा 3 इंटू 7। अब आप क्या करोगे कि यहां HCF क्या है और LCM क्या है। HCF तो अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा, कहोगे सर ये सब तो बहुत आसान है। 21, 15 नहीं, आपका 12 है, पहला आपका 12 है, ठीक है। 12, 15, 21, इसका कितना, देखो इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सब में कॉमन है, ये देखो 3 सब में कॉमन है ना, 3 सब में कॉमन है। अगर 3 सब में कॉमन है तो दिस इज HCF, ये हमारा हो गया आपका HCF, ठीक है 3। और LCM क्या है, देखो 3 जो है ना, 3 का मतलब HCF का मतलब 3 से सब कट जाएंगे, ठीक है। अब हमारा LCM है 12, 15
और 21 का वो आएगा। देखो अब इसको 3 को एक बार ही लेना है, दोबारा नहीं लेना। यहाँ 2 की घात 2 है, इसको ले लो। अब जो 3 बार है ना तीनों में, लेकिन एक बार लेना है क्योंकि ये HCF है, ठीक है। एंड आपका सभी में कॉमन है और यहाँ 5 आपका बचेगा एंड 7, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 4 पहले कर लो इसको, और इसको आप 3 है, इसको 5 है, इसको 7 है। अब इसको आप क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो आपका 420 आएगा। बस हो गया HCF और LCM, बस, ठीक है। तो ये पहले का HCF और LCM निकल आया पहले क्वेश्चन का। दूसरा है 17, 23 और 29 का। दूसरा अब हम लोग देखेंगे, दूसरा भी समझ लो, सारा मैं आपको समझा देता हूं। 17, 23 और 29, तो इसका कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालेंगे। ये ना 17 किसी कटेगा, ना 17 किसी से कटेगा, ना 23 किसी से कटेगा, और ना ही 29 किसी से कटेगा। ये स्वयं से कटेगा। तो अगर स्वयं से जो चीजें कटने, जैसे 17 है तो इसका अगर आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो ये 17 ही रहेगा, और स्वयं से कटेगा, और 1 आप लास्ट में जोड़ दो, ठीक है। एंड आपका 23 है, 23 आप लोगों का किसी से नहीं कटेगा, 23 भी आप ऐसे लिख दो, लास्ट में 1 जोड़ दो। और 29 है, 29 भी किसी से नहीं कटेगा, 29 और इंटू 1 जोड़ दो। अब एक सब में कॉमन है, क्या है, एक सब में कॉमन है। तो इसका जो HCF होगा, HCF किसका, 17, 23, ये 23 कर देना, फिर 29 करना। इसका जो HCF होगा, जो सभी में कॉमन है, एक कॉमन है, तो इसका HCF 1 ही होगा, ये 1 से ही विभाजित होगा स्वयं से, ठीक है। और LCM कितना होगा, LCM 17, 23 और 29 का कितना होगा। LCM का मतलब है, जैसे ये 1 सभी में कॉमन है तो इसको एक बार ले लेना, और 17 है, 23 है जो बचे और उसको गुणा कर लेना, 29 है और एक बार 1 ले लेना है, ठीक है। 1 का कोई अस्तित्व तो है नहीं, तो यहां का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 11, 3, 3, 9, यानी 11,339 आएगा। ये भी हो गया। देखो क्वेश्चन कितना आसान तरीके से आप लोगों को बता रहा हूं कि मतलब आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लोग हमसे बता सकते हो। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ रहा है, 8, 9 और 25 का, ठीक है। सभी क्वेश्चन समझकर जानो। तीसरा हमसे पूछ रहा है 8, 9 और 25 का। तो ये भी काफी ज्यादा आसान है, 8, 9 और 25 का। सबसे पहले आप देखो, ये तो काफी आसान। देखो 8 का क्या निकालोगे, वैसे भी बताया, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और इंटू 1 कर लेना है, ठीक है। अब 9 का क्या होगा, 9, 3, 3, 9 हो गया, 3, 3 जा 9 तो हो गया। एंड यहाँ आपका 25 है तो 25 का 5 इंटू 5 और इंटू 1 कर लेना है, ठीक है। अब यहां इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2 का क्यूब इंटू 1, ठीक है। और यहां 3 का स्क्वायर इंटू 1 और यहां 5 का स्क्वायर इंटू 1। अब इसमें क्या कॉमन है, सभी में एक एक कॉमन है, ठीक है। ये और कुछ नहीं कॉमन है, सभी में एक एक कॉमन है। तो यहां जो हमारा HCF होगा, HCF यानी कि 8, 9 और 25 का वो कितना होगा, वो हमारा एक ही होगा। क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब हमारा जो LCM होगा, LCM मतलब सभी को गुणा करना पड़ेगा, 8, 9 और 25 वाला, ठीक है। तो इसको सभी को गुणा करोगे, मतलब क्या क्या चीजें हैं, एक तो 2 की घात 3 है, एक कितना है 2 की घात 3 है, इंटू एक कितना है, एक मतलब 3 की घात 2 है, एक हमारा 5 की घात 2 है। तो यहां आपका 8 हो जाएगा, यहां 9 हो जाएगा और यहां आपका 25 हो जाएगा। अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 1800। बस हो गया, ये भी क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों का पूरी तरह से समाप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। काफी आसान से क्वेश्चंस हैं आप लोगों की इस एक्सरसाइज 1.2 में। तो ये आप लोगों का तीसरा नंबर भी क्वेश्चन समाप्त हो गया। चौथे नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है HCF जो है 306 कॉमा आपका 657 बराबर 9 है। इसका HCF इतना दिया हुआ है और LCM आप इसका ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो चीजें दी गई हैं सबसे पहले लिख लो, दी गई संख्याएं, कौन कौन सी संख्याएं दी गई हैं, 306 और कितना दिया हुआ है,
और हमारा 657 दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब हमारा जो HCF दिया हुआ है, HCF कितने का, हमारा जो 306 है और 657 का HCF जो दिया हुआ है वो हमारा 9 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें अगर LCM ज्ञात करना है तो मैंने एक फार्मूला आपको बताया है कि HCF जो होता है, HCF इंटू LCM जो होता है वो बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है, दोनों संख्याओं, ठीक है। अब जो चीजें आपको ज्ञात करनी है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कर लोगे। अब देखो यहां हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना। तो एलसीएम को इधर ही रखो, हम लोग एलसीएम ज्ञात कर लेंगे और बराबर आप दोनों संख्याओं का गुणनफल लिख लो, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में हमारा क्या है, HCF कर लो जो आपको दिया है। अब दोनों संख्याएं आपकी कौन कौन सी हैं, एक है 306 और एक है 657 और HCF हमारा कितना दिया हुआ है, 9। अब 9 से ये कट जाएगा क्योंकि 9 है तो 9 23 27 और यहाँ 9 चौक 36, ठीक है। 34 इंटू 657 का गुणा करोगे तो ये आएगा आपका, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ये आपका 22338 आएगा, यानी कि 22,338 आएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अगर ये इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन था तो वो भी आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ज्यादा आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए आपका संख्या 6 की घात n अंक 0 पर विभाजित होगा, ठीक है। ये आपको ज्ञात करना है। तो अगर कोई भी संख्या उसको 0 पर विभाजित करना है, ठीक है, जब 0 पर समाप्त करना है, 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अगर आप पे 0 पर समाप्त करना है, मतलब आप समझना 0 पर हमें समाप्त करना है तो उसका गुणनफल 2 into 5 होना चाहिए, मतलब आपको इस रूप का होना चाहिए उसका गुणनफल। अब ये बात आती है क्या इस रूप का होगा, देखो हमारा 6 की घात n है तो आप 6 का गुणनफल निकाल लो, तो 6 का निकालोगे, यहाँ 2 आएगा तो यहाँ 3 बचेगा और 3 आएगा तो यहाँ 1 होगा। इसका गुणनफल 2 into 3 हो गया। अगर 2 into 3 है तो ये आपका 0 पर समाप्त नहीं होगा क्योंकि उसमें हमारा 5 होना अनिवार्य है, 2 into 5, और यहां अगर 2 into 5 होता तो वो 0 पर समाप्त हो जाता, लेकिन यहां 5 नहीं है, 2 into 3 है, इसलिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसलिए आपको एक मतलब आपको छोटी सी चीज लिखनी है जो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। यहां अब आप लोगों को लिखना क्या है वो समझ लो। देखो यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होता है, अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होता है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार आपका 2 into 5 आना चाहिए, अनिवार्य है, ठीक है, आना चाहिए। अब यहां आपका 6 की घात n है तो क्या 6 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो यहाँ 2 से कट जाएगा और यहाँ 3 आएगा, फिर 3 से कट जाएगा और ये हमारा 1 हो जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड आपका 2 into 3 आ गया, 2 into 3 आ गया। तो फिर अतः 6 का गुणनखंड करने पर 2 into 5 के रूप का नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 into 3 के रूप का है, 2 into 5 के रूप का नहीं है, अर्थात कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। बस इतना सा लिखना है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये आप क्लियर रखना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। सारा क्वेश्चन इसी में क्लियर हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान से समझना। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्याख्या कीजिए कि आपका 7 into 11 into 13 plus 13 और आपका 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, ठीक है, भाज्य संख्याएं हैं क्यों है, ठीक है। देखो ये भाज्य संख्याएं हैं या नहीं है। देखो भाज्य संख्याओं का मतलब है वो स्वयं से कटे, एक से कटे और किसी और संख्या से कटे, ठीक है। लेकिन अब हम यहां क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पहली संख्या जो दी हुई है उसको लिख लो। पहली संख्या हमें क्या दिया हुआ है, पहली संख्या जो हमारा दिया हुआ है वो बराबर है 7 into 11 into 13 और प्लस 13। इसमें कुछ कॉमन है, कॉमन क्या है, 13 है, तो यहाँ 13 अगर आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ आपका 7 रहेगा इंटू 11 रहेगा, लेकिन 13 के स्थान पर 1 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ अगर 13 कॉमन है तो ये 13 से विभाज्य है,
मतलब भाज्य है, ठीक है, क्योंकि अगर ये 13 से विभाजित हो रहा है तो ये स्वयं से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है और 13 से भी कट रहा है। तो अगर ये 3 चीजों से कट रही हैं, कोई अन्य संख्या से कट रहा है, तो क्योंकि अब ये अगर कट रहा है तो ये आपका क्या है, क्योंकि यहां क्या है 13 एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, और दी गई संख्या जो है, जो मतलब दी गई आपकी संख्या है 13 से भाज्य है। अगर ये दी गई संख्या 13 से भाज्य है तो ये आपकी क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है, ये आपकी क्या है, भाज्य संख्या है। अब पहले हम लोग ये 13 से भाज्य है तो अभी पहले हम दूसरी संख्या भी देख लेते हैं। दूसरी संख्या देखो मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं कि आप लोगों को याद भी रहे और अगर आप रिवीजन करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरी संख्या हमारा है 7 × 6, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं क्वेश्चन को, 7 × 6 × 5 × 4 × आपका 3 × 1, ठीक है, देखो नहीं अभी 2 है, × 1 + 5, इसमें आपका 5 कॉमन हो जाएगा क्योंकि देखो गुणे में है तो इसमें से कोई एक कॉमन यानी कि 5, तो 7 × 6 आपका रहेगा ही, 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 हो गया, × 4 हो गया, × 3 हो गया, × 2 हो गया, × 1 हो गया एंड आपका ये +1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ अगर 5 है आपका कॉमन तो फिर ये आपका 5 गुणनखंड है और ये 5 से विभाज्य है, तो स्वयं से भी विभाज्य है, 1 से भी विभाज्य है और 5 से भी विभाज्य है। अगर ये कोई किसी और संख्या से विभाज्य है तो ये हमारा भाज्य संख्याएं होंगी। तो यहां फिर से लिख देना क्योंकि यहां जो है ना, यहां 5 एक गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है, और दी गई संख्या 5 से भाज्य है। अगर ये दोनों भाज्य है तो लास्ट में आप लिख देना कि अगर दोनों भाज्य है तो लास्ट में आप क्वेश्चन का निवारण लिख देना, अतः 7 × 11 × 13 और +13, ठीक है। और आपकी जो दूसरी संख्या दी हुई है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस आपका 5, किससे, दोनों भाज्य संख्याएं हैं, क्या है, दोनों भाज्य संख्याएं हैं। ये भी आपका क्लियर हो गया क्वेश्चन, दोनों भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों को पूरा एक्सरसाइज 1.2 पढ़ाने वाला हूं, मतलब पूरा आपका अभी खत्म हो जाएगा। तो पहला अब हम लोगों का लास्ट नंबर क्वेश्चन आ गया है, एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और ये लास्ट नंबर क्वेश्चन जितना देखने में बड़ा है उतना ही ज्यादा आसान है, ये ध्यान रखना। लिखा हुआ 7 नंबर क्वेश्चन, किसी खेल के मैदान की चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब एक खेल का मैदान है उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, रास्ता। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जो सोनिया है उनको 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद। देखो उनके पास तो 18 मिनट है और इनके पास 12 मिनट है, तो मतलब कैसे, अब आप लोग इसको कैसे पता करोगे, तो बहुत आसान है। आपका एक 18 मिनट है, एक 12 मिनट है, दोनों का आप एलसीएम निकालो, आ जाएगा ऑटोमेटिक, एलसीएम ज्ञात कर लो, सब कुछ हो जाएगा। तो आप लोग यहां क्या लिखना, यहां हम जो है ना, एक आपका 18 है और एक आपका 12 है का एलसीएम ज्ञात करेंगे। अगर एलसीएम ज्ञात करोगे तो आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम आप लोग ज्ञात करोगे तो फिर एलसीएम आप यहां ज्ञात कर लो। यहां सबसे पहले आप लिखना 18 का 2 से करोगे तो यहां आपका 9 आएगा, फिर यहां आप 3 से करोगे 3 हो जाएगा और 3 से करोगे 1 हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। और यहां आपका 12 है, 12 को 2 बार ले जाओगे तो यहां आपका हो जाएगा 6, फिर इसको 2 बार तो यहां आपका 3, फिर इसको 3 मतलब 1 बार, ठीक है।
तो यहाँ 18 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 है और इंटू 3 की घात 2 है। और हमारा जो 12 है 12 का होगा वो 2 की घात 2 इंटू 3। अब इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम मतलब आपका लोएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये हमारा हो जाएगा 2 की घात 2, मतलब 3 है लेकिन इसमें तो 2 लेना है और इसमें से भी 2 ही लेना है, ठीक है। अब यहां आप इसका देखो, आपका 2 दूनी 4 3 3 9, यानी कि आपका हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा, 36। तो यहां हमारा 36 आ गया ना, तो ये 36 मिनट है, ठीक है। अब यहां लिख सकते हो आता है वे 36 मिनट बाद पुनः, ये हमारा आंसर है, ठीक है, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 में जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने पूरा सॉल्व करा दिया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर सारा क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 पूरा समझ लिया तो यहां से आप लोगों का कल हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 पूरा एक ही वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक करना, बहुत ज्यादा मेहनत किया गया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 1.3 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।